प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन इंडिया में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम यूथ अनरेस्ट एंड एजिटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर में फैक्टर्स के ऊपर टॉपिक बिगिन किया। हमने बताया कि सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी कॉन्टिन्यूटी में हम इसका नेक्स्ट फैक्टर स्टडी करने जा रहे हैं जो इंडिपेंडेंटली भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द एलिनेशन। सो द टॉपिक इज यूथ अनरेस्ट एंड एजिटेशन and the main heading under that, it is a factor of the youth agitation and unrest, and in that factor system there is a term that is alienation. It is another factor जो हमें समझना है। alienation क्या है? alienate हो जाना, किसी का आपसे दूर हो जाना, कट जाना, अलग हो जाना, that is alienation। क्यों होता है ये? समाज में होता है। हम फैक्टर समझ रहे हैं, कॉजेज नहीं। ये बात ध्यान से रखना, फैक्टर्स, कॉजेज उससे अलग होते हैं। ओके, उसमें बताया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन यूथ, हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं तो मेनली उसी को कोट किया गया है, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन यूथ आर इन द क्लचेज ऑफ द ओवर ऑर्गेनाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर। दिस ओवर ऑर्गेनाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है? इसी की वजह से उसे अपने रोल्स को लेके अवेयरनेस ही नहीं रहती, क्लियर ही नहीं होता, और फिर अल्टीमेटली हो जाता है कि वो एलिनेट हो जाता है, अलग हो जाता है समाज से। इसलिए अनरेस्ट और एजिटेशन का माहौल बनता है। देखो, अभी एक्सप्लेन करूंगा, इसको समझो। चलो, अच्छा, सपोज करो कि आप ओवर ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। सपोज करो कि आप किसी ऐसे दफ्तर में गए हो, फर्स्ट डे किसी ऐसे ऑफिस में गए, जॉब की ज्वाइनिंग हुई है और ऑफिस में गए हो। ऑफिस में एंटर होने के बाद, कई मूवीज़ में ये दिखाया गया है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, अभी रिकॉल कर लोगे। ऑफिस में एंटर होने के बाद आपने देखा है कि जिस किसी चीज़ को हाथ लगाने लगते हैं या जो कुछ काम करने लगते हैं, सामने वाला कह देता है कि नहीं, तुम्हारा ये काम नहीं है, ये हम कर रहे हैं। ओके, ये वो करेगा। आगे बढ़े, ये करने लगे तो कह रहे नहीं, तुम्हारा ये काम नहीं, ये वो करेगा। मतलब जो ऑफिस स्पेस है उसमें ड्यूटीज, उसमें राइट्स, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी इतनी ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं कि आप अपनी यूटिलिटी ही नहीं देख रहे हैं वहाँ पे, कि आपके होने ना होने से कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा। आप ये महसूस कर रहे हैं कि मेरे लिए मेरा कुछ है नहीं वहाँ पे, मेरा कोई रोल नहीं है। तो अल्टीमेटली फिर देखा होगा आपने फिल्में इसलिए बताता हूँ क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के क्लासरूम में, लेबोरेटरियों में तो प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, तो ज़्यादातर अखबार, फिल्म, नॉवल में ही होते हैं इनके प्रैक्टिकल, तो इसलिए वो बताता हूँ। अगर देखें तो उसमें आप देखेंगे आदमी साइड पर बैठ जाता है, फिर ऐसे बैठा होता है, और फिर बॉस आता है, कहते हाँ भाई क्या हुआ? कहते सर कुछ नहीं। कहते कुछ कर नहीं रहे? कहते सर कुछ है ही नहीं मेरे लायक, मैं किसी के लायक यहाँ लग ही नहीं रहा हूँ, किसी को मेरी नीड है ही नहीं। मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई काम कर पाऊंगा। हर किसी को लगता है मैं गलत कर दूंगा, हर किसी को लगता है मुझसे गलती हो जाएगी, तो वो कह रहा है तुम छोड़ो, तुम रहने दो, वो बंदा ये है काम करने के लिए। कहते यार आओ हमारे साथ आओ, चलो उठो, आओ भाई। फिर वो अनाउंस करता है, हाँ भाई ऐसा है, इन्होंने आज ज्वाइन किया है, ठीक है, और वो काम आज से मैं इन्हें सौंप रहा हूँ, चलिए काम करिए आप। तो जब आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, फिर वो अपनी जगह बनाता है, अपना निच क्रिएट करता है। किसी भी स्पेस में, वो सोसाइटी है, वो ऑफिस है, वो बिजनेस है, या घर है, फैमिली, किसी भी स्पेस में आपको अपनी जगह बनानी होती है। ये याद रखिएगा, इसे कहते हैं अपना निच क्रिएट करना। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इवन आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, जैसे दोस्तों का ग्रुप, उसमें भी आप अपनी जगह बनानी चाहते हो। जब आपको पता है, आपको एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगती है, जब तक उस ग्रुप में कोई भी आपको इस लायक ना समझे कि आपसे वो कोई बात शेयर कर सकता है, या आप पर वो रिलाय कर सकता है, या आप पे डिपेंड कर सकता है, या आपसे कोई काम करवा सकता है, कुछ भी, आप उस ग्रुप से खुद को जोड़ ही नहीं पाते। आप हमेशा एलिनेटेड रहते हो कि मेरी यहाँ किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारे एक दूसरे में बड़े ऑक्यूपाइड। ये तुम्हारा पक्का दोस्त है, तुम सब इसी से शेयर करोगे, तुम लड़ोगे भी इसी से, झगड़ो भी इसी से ही, है ना। वो उसका पक्का है, तुम सारे आपस में बड़े पक्के हो। मुझे तो बस ऐसे ही साथ रखा हुआ है, ना मुझसे कोई अपनी हैप्पीनेस शेयर करता है, ना कोई सॉरो, ना कोई कॉन्फिडेंस वाली बात। तो मुझे नहीं, मेरे रहने ना रहने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं। मतलब बहुत ओवरली ऑर्गेनाइज्ड हो रखा है, स्पेस नहीं है कि उसमें ये कहीं भी लिंक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक नया लिंक बन सके ना। जैसे कहते हैं ना, आपने एक जूते रखने वाला रैक जो है ऑर्गेनाइज किया हुआ, और उसको ऑर्गेनाइज करने में जो लिंक पॉइंट बने हैं वो सारे नट बोल्ट बने हैं। ऑलरेडी इतने ओवर सब हो रखा है कि आपकी जगह कहीं बन नहीं रही है।
होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं है, तो एलिनेशन क्रिएट हो जाता है। ये वर्क स्पेस में भी होता है, ये फ्रेंड ग्रुप्स में भी होता है, ये कहीं पर आप चले जाएं तो सोसाइटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बच्चा जब जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल आगे और बड़ा होता है, तो आप देख रखेंगे कि ऑलरेडी आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि घर वालों ने बिजनेस की बागडोर संभाली होती है, तो वहाँ पर पहले से ही सारा सिस्टम चल रहा होता है। इसमें आप नोटिस करेंगे कि वो कोई नया इनोवेशन की बात करेगा या वो कहेगा ऐसा करके देख लें, उसको कहेंगे तुम चुप रहो बेटा, अभी ठीक है, सारा बना बनाया खेल सारा बिगाड़ दोगे। तो कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं उधर देख लेता हूँ। फिर वो उधर जाता है, उधर बातचीत करता है कि बहन की शादी के रिलेटेड घर वालों को सलाह देना चाहता है कुछ, तो वो कहते भाई तुम तो चुप ही रहो यार, है ना, तुम चुप रहो, तुमको पता क्या है अभी भाई, सोसाइटी कम्युनिटी के बारे में तुम क्या जानते हो, शांत रहो। फिर कहता अच्छा चलो, इसमें भी मैं नहीं बोल सकता, मतलब बिजनेस में भी नहीं बोल सक रहा था, इसमें भी ले देकर फिर वो अपने बारे में बोलना शुरू करता है कि अच्छा मैं ये करना चाहता हूँ। कहते चुप रहो, तुम्हें क्या पता अपने बारे में, हमारे ख़ानदान के बच्चे, हमारी कम्युनिटी के बच्चे, हमारी फैमिली के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे, मतलब हमारा जो ख़ानदान है, हमारा समुदाय है, हमारा परिवार और हमारा समाज में बच्चे ये करते हैं, तो तुम्हें ये करना है। कहता अच्छा यहाँ पे भी कुछ नहीं है मेरा स्कोप, मतलब ठीक है। तो एलिनेट, या तो समझौता कर लेगा या एलिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, अलग हो जाएगा। ले दे के हो सकता है अपनी माँ से ज़रूर शेयर करेगी, माँ ही मैं ये करना चाहता हूँ। फिर वो समझाएगी कि बेटा तुम्हारे पापा को कौन समझाए, अरे पापा यहाँ मैं दानव बना के पेश नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फिल्में एहसास दिलाना चाहता हूँ, फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है, देखा होगा। तो वो कहते बेटा उन्हें कौन समझाए, वो मानेंगे नहीं, जितने भी बात कर लो वो मानेंगे नहीं। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि जो कुछ फिल्में पीछे बनी, अयान मुखर्जी ऐसे टॉपिक उठाता रहा, एक डायरेक्टर है जिसने मूवी बनाई थी वो, जिसमें वो था, कौन था, रणबीर कपूर था और दीपिका पादुकोण थी ना वो फिल्म है ये जवानी है दीवानी, है ना, उसमें वो फोटोग्राफी करता है। वो डायलॉग मैं नहीं कहता कि वो सीधे सीधे चेप लो अपनी ज़िंदगी, वो भी नकली पान है कि मैं उड़ जाना चाहता हूँ, मैं खुलना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, ये सब वो कर रहा है। मुद्दा यही है, वो एक संघर्ष दिखाया जा रहा है कि जो अब नई पीढ़ी आ रही है, जो पीढ़ी आ रही है वो ये चाह रही है कि भाई हम अपना भविष्य, अपना मार्ग हम अपनी इच्छा से तय करेंगे, हम पे बंधन ना डाले जाए। इतना ही ज़्यादा फ्री रहना चाह रहे हैं कि वो अपने निजी जीवन में भी कोई बंधन नहीं चाह रहे हैं। तो वो मैरिज से डर रहे हैं, एसोसिएट होने से डर रहे हैं किसी से, लेकिन अंततः ज़रूरत रहती है उसकी, तो एंड में उसकी दिखाई जाती है कि शादी चलो दीपिका के साथ हो भी गई। मुद्दा यहाँ पर यही है कि सोसाइटी कास्ट के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर, अगर हम एजुकेशन के लेवल पर देखें तो वो बड़ी अथॉरिटेटिव है, एजुकेशन के लेवल पर, एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर, फैमिली रिचुअल्स, कस्टम, कल्चर, मैनर, इट इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑलरेडी, बहुत ओवरली ऑर्गेनाइज्ड है। बहुत लंबा समय लग जाता है अपनी भूमिका उसमें पहचानने में, अपना रोल आइडेंटिफाई करने में। आप बिना भूमिका के ही रह जाते हैं, मियर रिसीवर फ्रॉम द सोसाइटी, कंट्रीब्यूटर नहीं बन पाते, पैसिव रिसिप्टेंस में ही रह जाते हैं, एक्टिव कंट्रीब्यूशन में नहीं आ पाते। इसकी वजह से आपको लगता है कि आप समाज में आप समाज को बदलने में कहीं कुछ नहीं है, आप कोई विचारधारा बनाने में कहीं कुछ नहीं है, आप परिवार से जुड़े नियम बनाने में कुछ नहीं है। तो जब आप किसी चीज़ में हैं पर उसमें कोई आप प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, आपके विचार उसमें कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, फिर आप उसमें हैं सिर्फ फिजिकली, विचारों से नहीं है, इच्छा से नहीं है, कोई कंपल्शन जरूर हो सकती, स्वेच्छा से नहीं है, एलिनेशन ही है ये है, इसे एलिनेशन कहते हैं। जब मौका मिलेगा या जब लीडरशिप मिलेगी या जब माहौल बनेगा, एलिनेशन विरोध के रूप में आ जाएगी, प्रोटेस्ट के रूप में आ जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि जो कोई बड़ा है घर में, बट भाई अपना, बहन या कोई भी, वो ये चीज़ें सह रहे हैं, मान लो सपोज, लेकिन छोटा कोई आया और उसने कहा मैं नहीं सहूँगा, तो जब वो खड़ा हो जाएगा तो देखना फिर लगती धारा में बड़ा भी बह जाएगा कि फिर मैं भी तेरे साथ हूँ, तो माहौल मिलने की देर होती है। इस तरह से एलिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, सोसाइटी अगर अंडर ऑर्गेनाइज हो, तो कोई वर्क प्लेस अंडर ऑर्गेनाइज है, कोई कम्युनिटी अंडर ऑर्गेनाइज है, सोसाइटी अंडर ऑर्गेनाइज है, कोई ग्रुप अंडर ऑर्गेनाइज है, बड़ा खतरनाक है वो भी। क्यों? वहाँ पे कैओस हो जाएगा, किसकी क्या भूमिका है पता ही नहीं चल रहा। आप एक गैराज में गए, वहाँ पर आप सर्विस कराने गए आपकी गाड़ी में, आप ऑफिस में घुसे, बहुत लोग हैं लेकिन सारे बिजी हैं, 31 दिसंबर है, उस दिन आ तो गए हैं काम पे, पर मन किसी का है नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, रात को जाने की इच्छा है सबकी तेज है, अंदर घुसे किसी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप घुस के कह रहे हैं
खड़े हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, उसके पास गए, अब मैडम ये, अब उधर उधर देखिए, उनके पास गए, वो उनको पूछिए, उनके पास उनको पूछिए, तो आप कह रहे हैं किस कौन करेगा ये काम, किसका काम है ये भाई? तो आप वहाँ हंगामा कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो फिर अचानक से ऊपर से फिर वही बॉस तो आता ही एंड में, उसकी तो जिम्मेदारी। बॉस आया, कहता क्या प्रॉब्लम है आपके, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तो आपने कहा देखिए मेरी गाड़ी जो है उसका ब्रेक डाउन हो गया, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं आपका इतने सालों से लॉयल कस्टमर हूँ, इतना स्टाफ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कौन ये काम देगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आप बैठिए वहाँ पे। फिर वो एकदम से बुलाएगा उस लड़की को, कहता है इधर आओ, 15 मिनट में इन सबको कहो कि मैं वेट कर रहा हूँ वहाँ पे, सारे आ जाए। फिर 15 मिनट में सारे उस रूम में जाएंगे, सबको समझाएगा 31 दिसंबर रात को है ना, कहेंगे हाँ, अभी 3 घंटे बाकी है ना, हाँ 3 घंटे तक अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, ठीक है, वरना 1 जनवरी को सबसे हिसाब ले लूँगा। फिर सारे अपनी अपनी चेयर पे आ जाएंगे, सारे पूछेंगे हाँ जी सर, सॉरी फॉर द, क्या आपकी क्या नीड्स हैं, आप आइए प्लीज़। अंडर ऑर्गेनाइज्ड फैमिली, किसी की भूमिका तय ही नहीं है। मम्मी कह रही पापा से पूछ लो, पापा कह रहे मम्मी से पूछ लो, बच्चा कह रहा तुम्हारा बेड़ा क्या क्या है, किसका है ये, फैसला कौन लेगा भाई? दोनों ही टेंशन में कि कौन ले, कुछ क्लैरिटी नहीं है ना, भूमिकाएं तय नहीं है ना, रोल्स डिसाइडेड नहीं है। अच्छा, वो फैमिली वैल्यू कल्चर कस्टम मैनर क्लियर नहीं है, पता नहीं है कौन से रिचुअल फॉलो करने, सब कुछ ही चल रहा है, सब कुछ ही चल रहा है, बुरी नहीं अच्छी बात, लेकिन कन्विंस होके नहीं चला रहे ना बस, क्योंकि वो कर रहा है, ये भी वो कर रहा है, ये भी वो कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, तो अपने बच्चे को नहीं बता पा रहे कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, उसे नहीं बता पा रहे कि हम एक टॉलरेंट सोसाइटी में रहते हैं, उसे नहीं बता पा रहे हम मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, तो बेटा हम इन मान्यताओं में मानते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे कम्युनिटी ओरिएंटेड हमारा एक पर्टिकुलर रिलीजन है, हम उसे भी प्राइमरी रखते हैं, तो बच्चा क्लियर होगा। तो भूमिकाएं ही जब किसी को स्पष्ट नहीं है, रोल्स ही जब किसी को खुद क्लियर नहीं है, तो फिर आप कंफ्यूज होते हैं, डाउटफुल होते हैं, कॉज में आ जाते हैं, ये भी एलिनेशन का कारण बनता है। तो सोसाइटी अंडर ऑर्गेनाइज्ड हो और ओवर ऑर्गेनाइज्ड हो, दोनों ही परिस्थितियां घातक हैं, इसलिए लगातार सामाजिक नियमों में, सामाजिक भूमिकाओं में संशोधन होना जरूरी है, शोधन होना जरूरी है, इससे इक्विलिब्रियम बना रहता है, इससे रोल्स वेल डिमार्केटेड होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, सबको भूमिकाएं पता रहती हैं, इसलिए लगातार परिवार के अंदर माता पिता अगर बदलते समय के साथ बदलती हुई तर्कसंगत ज़रूरतें अगर अपने बच्चों की स्वीकारने लगे और ये मानने लगे कि अब हमारा नई भूमिका ये है कि अब हमने इनके थोड़े थोड़े दोस्त हो जाना है, थोड़े थोड़े दोस्त हो जाना है, और अगर ये परमिशन मांगे तो अब एब्रप्टली मना करना या एब्रप्टली है ना, परमिशन के साथ साथ थोड़ा दोस्त की तरफ परमिशन, लेकिन पिता की तरह सुझाव भी देना है कि जा रहे हो इन बातों का ख्याल रखना, ये बातें, और कुछ हो जाए घबराना नहीं, बताना है मुझे, हम मैनेज करेंगे, ठीक है, कि ये करना नहीं है, दैट्स ऑल। तो जैसे ही वो स्वीकार लेंगे सच को, तो रोल्स आर वेल डिफाइंड, क्योस होना बंद हो जाएगा, क्योस होना बंद हो जाएगा। नया बंदा भी जो है, जो इन सबके रोल से अपना रोल आइडेंटिफाई करना चाह रहा है कि अपने लिए कुछ परमिशन मांग रहा है, वो भी उसमें फिट पाएगा खुद को। तो इस तरह से हम किसी भी दफ्तर में जाएं, किसी अर्थव्यवस्था में जाएं, किसी समाज में जाएं, ऑर्गेनाइजेशन जो होनी चाहिए वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ना ओवर हो ना अंडर हो, वो प्रॉब्लमेटिक होती है, आप अपनी भूमिका उसमें देख नहीं पाते हैं, और जब हमें अपनी भूमिका समझ में नहीं आती है तो एलिनेशन होता है। इसी तरह से कोई एक ऐसा समाज जो एक ऐसी शिक्षा को पैदा कर रहा है, जो शिक्षा, अब आपने क्या किया, एक एजुकेशन सिस्टम पैदा कर दिया, लेकिन वो शिक्षा नौकरी ले पाने में या बिजनेसेस इस्टेब्लिश करने में, लाइवलीहुड पैदा करने में सक्षम नहीं है। नौकरी, क्योंकि वो किसी सेटल्ड इकोनॉमी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, बिजनेसेस वो खड़े नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट स्किल्ड, कहीं लाइवलीहुड नहीं कमा पा रहे क्योंकि कोई वोकेशनल कोर्स, कोई हाथ का काम कुछ सिखाया हुआ नहीं है। तो इस तरह से एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा खड़ा कर दिया गया कि व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या था। ऐसे समाज में भी फिर जब रोजगार नहीं मिल रहा और ऐसी शिक्षा है, तो आप खुद को एलिनेटेड सा पाएंगे उस सोसाइटी से, क्योंकि आप इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, और वो सारा बेरोजगार सा यूथ, बेरोजगार सा युवा का वो पूरा का पूरा खेमा एक समाज में और उसकी अर्थव्यवस्था में बिल्कुल अलग थलग खड़ा दिखेगा, एलिनेटेड है। क्यों? वो कह रहा है भाई जिस तरह से ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो रखी है, जिस तरह से इकोनॉमी ऑर्गेनाइज हो रखी है, हमारी तो जगह ही नहीं है इसमें, और ये जैसे सोसाइटी नहीं है, जिस तरह से एजुकेशन ऑर्गेनाइज कर दी है, उस ऑर्गेनाइजेशन के वाया हम प्रोडक्ट निकले हैं, तो हम किधर जाएं, अब हम एलिनेटेड है। तो इस तरह से हमें समाज का ऑर्गेनाइजेशन समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ
तो पिछले समय में 1940s में, फिर 80s में, 2000 में क्या ज़रूरी है। फिर स्पेस के साथ साथ भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में, रशिया में, यूरोप में, अमेरिका में वातावरण बदलता है, रिसोर्सेज चेंज हो जाते हैं, जो पोजीशन और सिचुएशन है किसी भी लैंड की वो बदलती है। किसी को दोनों तरफ से बड़े समुद्र लगते हैं, किसी को एक तरफ से नहीं लगता, वो लैंडलॉक्ड होता है। तो स्पेस एंड टाइम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम रेलेवेंट मैनर में शेप होना चाहिए। और इसी की वजह से आप जो युवा हैं उनकी बदलते समय और बदलते जगह पे टाइम एंड स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में उनकी भी रोल को इंश्योर कर पाएंगे, उनकी भूमिकाओं को सुनिश्चित कर पाएंगे। इससे वो एलिनेट नहीं होंगे। हमें यूथ एलिनेशन को रिड्यूस करना है, हमें उनको मोटिवेट करना है स्कूल्स में कि वो अपने ग्रुप्स बनाएं और वो अपनी प्रेजेंटेशंस दें। हमें उन्हें मोटिवेट करना है कि वो अपनी ज़रूरतें बताएं, अपनी विचारधारा रखें। तो इसलिए छोटी उम्र से ही जब बच्चा 7वीं 8वीं में होता है, हम बड़े सामाजिक मुद्दे उनके सामने रखते हैं और उन्हें कहते हैं कि अपने ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करके इन मुद्दों पर डिबेट करो, हम प्रेजेंटेशन दो अपनी कि तुम्हारी विचारधारा क्या है। मैं गलत मानता हूँ उन शिक्षकों को, उन टीचरों को जो ऐसे में फैसिलिटेटर बनने के बजाय उन्हें रेडीमेड कंटेंट स्पून फीड कर देते हैं कि ये लिख दिया है पेपर, चाट जाना, रट लेना, हमारा नेहरू हाउस ही जीतना चाहिए, उनके सुभाष हाउस को हमने ख़त्म कर देना है। ऐसे ख़त्म ना सुभाष हाउस ख़त्म करना, ना टैगोर ना नेहरू, सारे हाउसेज मिलकर डिबेट करें। जिताना तो हमने युवा को है ना, तो ऐसे में उन्हें वर्कआउट करने दीजिए। उन्हें शपथ, बच्चों की भी गलती है वर्कआउट करने की बजाय घर जाके पापा ये डिबेट दे दी है यार, मतलब ये इजराइल पैलेस्तीन में क्या हो रहा है, ये डिबेट है, मेरे को पता नहीं लग रहा, कुछ नेट से निकाल के दे दो, जो भी है कुछ है बता दो। उन्होंने भी फिर निकाल के दे दिया नेट से, भी इन्होंने रट लिया। ये हम उसके रियल पर्पस को डिफाई कर देते हैं, जबकि उद्देश्य यही है। वो जिस पर्पस से लाया जाता है वो इसलिए कि युवाओं को समाज से वाकिफ़ कराना, अर्थव्यवस्था से वाकिफ़ कराना, राजनीति से वाकिफ़ कराना, कि कल को वो इसी ढांचे में जाने वाला है। जब वो स्कूल से निकलेगा, कॉलेज से निकलेगा, उसे वहीं, जैसे कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप 2 सालों बाद या 4 सालों बाद चंद्र पे जाने वाले हैं, आप एक एस्ट्रोनॉट हैं, या आप मंगल पर जाने वाले हैं, सोचिए तो आपकी कितने लंबे समय पहले से ट्रेनिंग ज़रूरी है कि आप उसमें जाके एडजस्ट हो जाएं, ज़रूरी है कि नहीं। तो जैसे हमारे देश में जितने भी बच्चे और फिर आगे युवा जो एडोलेसेंट एज में आ जाएंगे, उन्हें हम युवा देख रहे हैं ना यहाँ पर, 15 बरस से लेकर के आगे 29-30 तक। तो अगर हम इन्हें समय रहते तैयार नहीं करें कि आप इस सोसाइटी, इस इकोनॉमी, इस पॉलिटी में एंटर होने वाले कल को यहीं से अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकालोगे, और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, उसी से ही निकालनी है। तो इनमें तुम जाने वाले हो, अगर हमने उसके लिए उसे तैयार नहीं किया तो सिवाय क्या उसके क्या होगा, मुझे बताओ। परिवार भी यहाँ चूक जाते हैं। हम नंबरों की दौड़, स्कोर लेने की दौड़ में लगे हुए हैं। बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, सेट होना एक समाज में जाके जो कि जिंदा और ऑर्गेनिक समाज है, प्रैक्टिकल समाज है। और तैयार किस विचारधारा के लिए कर रहे हैं, एक ऑर्केस्ट्रेटेड थ्योरेटिकल पैटर्न, नंबर ले ले। फिर वो नंबर का दस्तावेज लेके ऐसे खड़े रहते हो, कहते कुछ मिला नहीं। घर वालों आके कहते नंबर लेके गए थे, कुछ मिला नहीं। कहते ये क्या हो गया, कहते नहीं इस सोसाइटी में नंबरों की जगह नहीं। कहते फिर एक ही तरीका है हमारे बच्चों, नोट से ही ज़िंदगी चलती है, और हमारे और कनाडा के नोट में फ़र्क बड़ा है, निकल फिर उधर। ये दस्तावेज से एक चीज़ मिलेगी, वो है एलिजिबिलिटी। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी कारण बनता है, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स मिल जाएगा, निकल लो, कट लो उधर जाके जो भी कोई काम मिलता है कर लो, बस देश से गुजारा तो अब किसी तरह से करना है ना। टाइमली रेडी नहीं किया, 8वीं में पढ़ रहा है चीज़ें, 9वीं में 10वीं में पढ़ रहा है चीज़ें, 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन पढ़ रहा है, 7-8-9 साल बहुत होते हैं एक चीज़ में स्किल्ड होने के लिए। कन्विंस ही नहीं है वो उस चीज़ से कि उसे आगे, मतलब इसका यूज़ क्या करना है, उनसे पूछ लो। एक बच्चा 6वीं से शुरू होकर एनसीईआरटी में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की किताबें पढ़ रहा है 6वीं 7वीं 8वीं में, और फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 की किताब 9वीं 10वीं में। 5 साल पढ़ी, से यूज़ नहीं पता कि मैं कल को इसका क्या इस्तेमाल करना है। पढ़ी, अगर उसे प्रतिदिन उसके पढ़ाने के साथ साथ उसका उपयोग बताया जाता कि इसी सोसाइटी में जिसमें ये पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, ये डेमोक्रेसी है, ये एडवर्टीजमेंट की भूमिका है, ये मीडिया की भूमिका है, ये क्रिमिनल जस्टिस है, तुम्हें इसी में जाके अपने लिए संभावनाएं तलाशनी है। इसलिए इसकी बारीकियों को, इसके फ्लॉज को, इसके गुणों को समझ लो अच्छे से। वो व्यक्ति कैसे कमज़ोर पड़ जाएगा, ये मेरा सवाल है आपसे। तो हम जिस चीज़ में बच्चे को रख रहे हैं
उसकी उसके लिए भविष्य में क्या भूमिका होने वाली है इससे अवगत कराए बिना उस चीज़ का बस सेवन करा रहे हैं, तो ये फिर गलत हो जाता है। क्योंकि ये कोई भोजन तो नहीं था, क्योंकि भोजन का खाया लगेगा शरीर को, विद्या लगती है विचारों को, आत्मा को और दिमाग को। जब हमने उधर लगाई ही नहीं, हमने कहीं और ही लगा दी, तो वो काम खराब हो गया। इसलिए यू कैन सी द ग्रेजुएट्स इन साइंस, इन टेक्नोलॉजी, इन इंजीनियरिंग, इन कॉमर्स, इन आर्ट्स, दे आर सफरिंग. One thing is there is no employment, there are no ample opportunities for the businesses and the income, but the another thing is कि there is dire lack of skill at any level, that you are not even competent enough to speak properly in context that you have covered. जो भी आपने जिस संदर्भ में भी पढ़ाई की उस विषय में बोल नहीं पा रहे हैं आप, इवन लैंग्वेज में यू आर नॉट करेक्ट. वाई सो? आप उम्र देखिए अपनी, और भाषा में भी हम एक भाषा, अपनी क्षेत्र की भाषा, अपने मान लीजिए कोई इंग्लिश या हिंदी नहीं संपन्न नहीं है, ये बड़ी कमज़ोरी है, तो ये नहीं होना चाहिए. ओके, तो यही चीज़ यहाँ समझाई गई है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन यूथ आर इन द क्लचेस ऑफ द ओवर ऑर्गेनाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर. सामाजिक ढांचा बहुत ओवर ऑर्गेनाइज्ड है. भूमिकाएं तय हैं कि परिवार में बड़ों के पास क्या अधिकार हैं, समाज में जातियों के पास क्या अधिकार हैं, है ना, अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, शहरों में उद्योगपतियों के अधिकार हैं. तो क्लास बेस में सोसाइटी डिवाइडेड है, कास्ट बेस में सोसाइटी डिवाइडेड है, बड़े छोटे के रूल में डिवाइडेड है, नॉर्म्स वैल्यूज़ में जकड़े हुए हैं वो, इस वजह से वो एलिनेट हो जाते हैं. So are not majority of Indian youth are in the clutches of over organized social structure, are not aware of their role, and consequently alienated from wider society. Another reason of alienation is that current system of education to a large extent fails to generate employment. Okay? तो देखिए ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में रोज रोज बोलता हूँ साइंस की तरह, वो प्योर साइंस है, ये सोशल साइंस है ना. हर शब्द में, हर बात में उसके अपने अंदर छुपा हुआ एक कॉज एंड इफेक्ट है. मतलब ये रटने के लिए नहीं होते, ऐसे इन्हें क्रैम नहीं करना है, इसका अपना उद्देश्य है, हमें उसे समझना है. ओके, अच्छा, नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ क्विक इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइक इंटरनेट. मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था, और उस केस स्टडी के तहत मैं ये पढ़ रहा था कि एक समय हुआ करता था, जैसे ख़ास तौर पर जब कॉलोनियल पीरियड था और वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 का समय था. उस समय के दौरान हुई घटनाओं को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई बार 6-6 महीने भी लग जाते थे. खबर पहुंचने में इतना बड़ा समय लग जाया करता था. सो इट वाज ह्यूज लैग टाइम. इंफॉर्मेशन के एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच में ये बड़ा गैप है, और इसलिए उस समय में ऐसा कोशिश किया करते थे ना ब्रिटिशर्स खास तौर पे कि खबर को यहीं पर दबा लो, या इसलिए तब से ये कहानी बनी है ना, बॉर्डर्स क्लोज कर दो. जैसे कि सिटी के बॉर्डर्स क्लोज कर दो, गेट्स क्लोज कर दो, रीजन के बॉर्डर्स क्लोज कर दो, कंट्री के बॉर्डर्स क्लोज कर दो, कि बात यहाँ से वहाँ नहीं जाए. कई बार आपने ये खबरें पढ़ी होंगी कि इंडिया के उस बंगाल प्रेसिडेंसी गवर्नर ने सोचा, या फिर देश के गवर्नर जनरल ने सोचा, ये बात लंदन हाउस तक नहीं जानी चाहिए, इसे यहीं दबा दो, रोक दो. तो देखिए, मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी क्रांति के खड़े होने के पीछे. कोई लहर खड़ी करनी है तो विचारों का आदान प्रदान किस स्तर पे हो रहा है, कितनी तेज़ी से हो रहा है, ये इस पे निर्भर करता है. तो तब कोई लहर खड़ी होती है, वेव खड़ी होती है. तो ऐसे में आप आज के दिन में डेट में देखिए, इंटरनेट ने सारे बॉर्डर्स क्रॉस किए हैं, और वो बहुत तीव्र गति से चलने वाला साधन है. फिर उसकी एक बड़ी खासियत है, वो उस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको कहीं ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं आना पड़ता है, सहमत नहीं करना पड़ता दूसरों को. जैसे पहले एक बात किसी तक पहुंचानी होती थी, सभाएं करनी पड़ती थी, गोष्ठियां करनी पड़ती थी, प्रोसेशंस निकालने पड़ते थे, लोगों को जोड़ना पड़ता था. यहाँ पे क्या है, आप अपने घर में, अपने बेडरूम में एक इंडिविजुअल है, तो एक ही समय के अंदर लाइव मूवमेंट में आप 1 करोड़ लोगों को उनके स्थान पे बैठे बैठे वो जानकारी उनके साथ साझा कर रहे हैं. दैट इज़ अ लाइव स्ट्रीमिंग, है ना. स्ट्रीम मतलब, स्ट्रीम किसे कहते हैं, नदी ना, जो नदियाँ बहती रहती हैं, स्ट्रीमिंग. यू आर स्ट्रीमिंग द इंफॉर्मेशन इन अ लाइव मूवमेंट विद बिलियन ऑफ पीपल एट अ टाइम. लुक एट द पावर. ये किसी और मोड ऑफ कम्युनिकेशन में पॉसिबल नहीं है.
सैटेलाइट कम्युनिकेशन में टेलीविज़न आता है, लेकिन उसमें एक बड़ी चीज़ है कि वो फिर भी कहीं न कहीं लिमिटेड होता है। उसके लिए आपको लोगों को वहाँ एक सेट के पास सबको इकट्ठे बैठाना पड़ता है। लेकिन सेलुलर टेलीफ़ोनी में ख़ासतौर इंटरनेट की मदद से तो यू कैन अप्रोच एवरी सिंगल इंडिविजुअल एंड दैट टू इंडिविजुअली। उसके स्थान पर ही उसे टैकल कर लेंगे आप। तो इस तरह से आग की तरह जानकारी फैलती है। इसलिए आज की डेट में किसी भी क्योस को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले अगर आप पूछें तो क्या काटा जाता है? इंटरनेट सेवाएं ठप की जाती हैं। लेकिन उस दौरान भी देखिए वाईफाई चलते रहते हैं। क्या फ़र्क है? दोनों ही आपको नेट की सेवा दे रहे हैं, फिर एक कट जाता है दूसरा नहीं। कि दूसरा क्यों? दूसरा फिर भी एक घर तक सीमित है, उसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि उसकी सप्लाई उसी घर घर में है। लेकिन मोबाइल इंटरनेट काटना उनकी जो मेन टेंशन होती है कि इसे काटो जल्दी, फटाफट बात फैलेगी। और आपने नतीजे देखे होंगे, ज़रा ऑब्ज़र्व करके देखिए, ये लोकतांत्रिक और मानव और मौलिक अधिकारों के रूप में सही है गलत है ये एक अलग डिबेट है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के तौर पर अगर देखें तो ये कारगर होता है, इसके नतीजे निकलते हैं पॉजिटिव। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंटरनेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है कम्युनिकेशन का आज की डेट में। इम्पॉर्टेंट आप छोड़ दीजिए, डोमिनेंट है वो। लेकिन मुख्य तौर पर क्रांतियों में इसकी भूमिका कब उभर करके आई, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। अफ्रीका की नॉर्दर्न कंट्रीज़, साउथ वेस्ट एशिया की कंट्रीज़, वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में 2010-11 के अराउंड क्रांतियाँ हुई। सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुई 1945 में, उसके बाद से कई मुल्क ऐसे थे जिनको डीकोलोनाइज़ किया गया। कॉलोनियल पावर्स चली गई, उन्होंने छोड़ गई यहाँ पर। कईयों में लोकतंत्र स्थापित हुआ, कईयों में ऑटोक्रेसी यानी कि मोनार्की इस्टेब्लिश हुई। कईयों में जहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ वहाँ पर सेनाओं ने तख्ते पलट किए और गद्दी अपने कंट्रोल में ली, या कई बारी जो सेना है राजा का साथ दिया, राजा गद्दी पर बैठा। कंडीशन कोई भी बनी हो, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि अफ्रीका के नॉर्दर्न कंट्रीज़ में और मिडल ईस्ट की कई कंट्रीज़ में 40-40, 50-50 साल से शासक गद्दी पर बैठे थे, लंबे समय से। और इतने वर्षों से गद्दी पर बैठे होने के कारण जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस आए, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ या जो भी सोसाइटल नॉर्म्स बनाए गए, वो इन राजघरानों की पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाए गए। इन्हीं से जुड़े परिवारों को अहम प्रशासनिक पदों पर बैठाया भी गया। तो जो बेनिफिट्स हैं वो इनके और इनकी फैमिली तक ही सेंटर्ड रहे, यानी कि वेल्थ को हैवीली कंसंट्रेट किया गया, राइट्स एंड प्रिविलेजेस इन्हीं को एक्सेस हुए, तो लार्जर मासेस जो हैं वो डिप्राइव हुए। पॉलिटिकल डेप्रीवेशन हुई, इकोनॉमिक डेप्रीवेशन हुई, सामाजिक स्तर पर भी पिछड़ गए। तो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक भूमिका लोगों की कोई ज़्यादा रही नहीं। ऐसे में लंबे समय से युवाओं का एक वर्ग जो है कई प्रोग्रामों की मदद से शिक्षा भी ले रहा था। लेकिन बड़ी चीज़ तब घटना हुई जब उन्होंने दुनिया देखी, और दुनिया दिखाने में भूमिका निभाई इंटरनेट ने। एक तो वो आपस में जुड़े एक दूसरे से जो कि पहले डिस्कनेक्टेड थे, और दूसरा वो विश्व भर से जुड़े जिसमें उन्होंने तमाम विकसित मुल्कों के युवाओं के जीवन शैली को देखा। उन्होंने कंटेंट एक्सेस किया, दुनिया जहान की मूवीज़, वेब सीरीज़, तमाम तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ और रिटन कंटेंट को पढ़े, एक्सेस किया। तो आपस में लोगों का जुड़ना और विचारधाराओं से जुड़ना, कई लेजेंड्स को पढ़ना, कई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को पढ़ना। मैं अभी आपको यूथ मूवमेंट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ना ही आप में कितना अंतर ला रहा है सोचिए। तो इस तरह से कई यूथ का क्या रोल रहा है इतिहास में और उसमें कितनी ताकत है, इसको पढ़ना, ये सारी चीज़ों ने उन युवाओं में परिवर्तन लाया। और ऐसे में 2010-11 में आप इसे अरब स्प्रिंग कहिए, आप इसे जैस्मिन रेवोल्यूशन कहिए, आप इसे ट्विटर या फेसबुक, ये पहला ऐसा रेवोल्यूशन था जिसे फेसबुक रेवोल्यूशन या ट्विटर रेवोल्यूशन कहा गया है। 2004 में फेसबुक एग्जिस्टेंस में आया है और 2006 में ट्विटर एग्जिस्टेंस में आया है। तो इट वॉज द फर्स्ट रेवोल्यूशन जिसे हमने फेसबुक या ट्विटर रेवोल्यूशन कहा, क्योंकि इसकी भूमिका अहम रही लोगों को मोबिलाइज करने में अगेंस्ट द स्टेट। तो इसलिए यहाँ पर इजिप्ट की केस स्टडी को यूज़ किया गया है। होस्नी मुबारक को गद्दी से उतारने में युवाओं की अहम भूमिका थी, और युवाओं को मोटिवेट करने, मोबिलाइज करने में इंटरनेट की और सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका थी। तो आज भारत भर में अगर हम देखें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी भारत में मणिपुर में वायलेंस हुई और उसमें एक हमने ब्रूटल कंडक्ट देखा, बहुत ही शर्मनाक, जिसमें 2 महिलाओं को नेकेड परेड कराई गई सड़क पे। वो वीडियो जब लॉन्च हुआ उसके 2 महीने पहले का था,
लेकिन लॉन्च होने के बाद दबाव सरकार पर और समाज पर प्रभाव उसका इतना पड़ा कि वो बहुत आग की तरह फैला। लोगों में एक एंगर क्रिएट हुआ उसके अगेंस्ट, और वो वीडियो एक पहला वीडियो बना जिसके बाद प्रधानमंत्री को टिप्पणी देनी पड़ी मणिपुर वायलेंस पे। उसका कारण बड़ा ये बनता है कि वो एक नैतिकता का मुद्दा था, उन्होंने टिप्पणी नैतिकता के आधार पर दी होगी, ये एक बात है, लेकिन बड़ी कारण ये है कि उस मुद्दे ने विश्व भर में और भारत के लोगों में एक रोष पैदा किया, और प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस रोष को भी एड्रेस करें। पर वो इतना तीव्र रोष इसलिए पैदा हुआ क्योंकि इंटरनेट की भूमिका थी। चीज़ें रिमोट एरिया से मेन स्ट्रीम सोसाइटी तक पहुंची, वरना मैं आपसे पूछता हूं कि हज़ारों ही महिलाओं के साथ हो सकता है किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में ऐसा हुआ हो, पर वो कहाँ ही लोगों तक पहुंचा होगा? आप ज़रा सोच के देखिए। तो उस स्तर पर आक्रोश कहाँ ही फूटे होंगे लोगों के? नहीं हुए होंगे ना। अगर अभी मैं बात करूं तो हमास ने पैलेस्तीन में हमास के द्वारा जब इजरायली लोगों को एब्डक्ट किया गया, वो ले गए, और उनमें जब वो एक लड़की ले जाए जा रही थी गाड़ी में डाल करके, उसके साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा था, उसको भी दुनिया भर का एंगर फेस करना पड़ा, और वो भी इंटरनेट की वजह से ही सोशल मीडिया में लोगों के साथ वायरल हो गई वो चीज़। तो कुल मिलाकर के आज की डेट में जानकारियाँ, लोगों का रिस्पॉन्स किस स्तर पर गैदर कर सकती हैं, ये बड़े आधार पर इस बात पे निर्भर है कि मीडिया की कौन सी फॉर्म्स और कम्युनिकेशन के कौन से वेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। मीडिया की फॉर्म दैट इज सोशल मीडिया, और यहाँ पर उसे कम्युनिकेट एंड ट्रांसमिशन देने के लिए इंटरनेट बड़ी भूमिका निभा रहा है। सो यूज़ ऑफ क्विक इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइक इंटरनेट, सो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट मूवमेंट, ये एक कॉमन ट्रेंड है आज की डेट में विश्व भर का। हम केस स्टडी करेंगे इजिप्शियन रेवोल्यूशन की। इस रेवोल्यूशन ने ही ओवरथ्रो कर दी थी प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक की सरकार। इट ओवरथ्रू द प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब इसको लेकर के 4 चीज़ें बताई हैं, फिर इसके 4 फेजेस भी बताए गए हैं। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे समझिए। देखिए, पहली चीज़ क्या बताई गई है कि यूथ इन अरब कंट्रीज लिव अंडर अथॉरिटेरियन एंड मिलिटराइज्ड रिज्म। लंबे समय से वो एक अथॉरिटेरियन और मिलिटराइज्ड समाज का हिस्सा था। लंबे समय से शासक वहाँ बैठे थे। मिलिटराइज्ड होना ही, अथॉरिटेरियन है तो मिलिटराइज्ड होगा ही, क्योंकि शक्ति के आधार पर ही लोगों को नियंत्रित किया जाएगा, इसलिए ये रिजिम हैवीली मिलिटराइज्ड होते हैं जो अथॉरिटेरियन रिजिम्स होते हैं। सेकंड, पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ ये थी कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट थी अरब कंट्रीज़ में। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, मैंने बताया। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत स्ट्रांग थी, वेल्थ कंसंट्रेटेड थी कुछ ही पॉकेट्स में, खास तौर पर उन्हीं राजघरानों के पास, उनके परिवारजनों के पास। जो समाज का कुलीन और अभिजात वर्ग था, तकरीबन सब कुछ, जो जेंट्री थी, उसी के पास सब कुछ सीमित था। तीसरा, यंग एजुकेटेड अरब, ये जानना जरूरी है। यंग एजुकेटेड अरब्स मेक एन एक्सीडिंगली अफेक्टेड ग्रुप। अगर सबसे प्रभावित समुदाय कोई बना तो पढ़े लिखे एजुकेटेड अरबी युवा बने, क्योंकि वो जल्दी समझ पाए उन रेवोल्यूशनरी के विचारों को जिन्होंने होस्नी मुबारक के खिलाफ क्रांति खड़ी की। उन्होंने तीव्र रिस्पांस दिया उनको, युवाओं ने जो पढ़े लिखे थे, वो जल्दी समझ पाए किसी भी तरह के कंटेंट को, इसलिए उनका रिस्पांस बहुत तीव्र था। सो वायर्ड यूथ कैसे कहते हैं? वही जो कम्युनिकेशन से कनेक्टेड यूथ है, उसे हम वायर्ड यूथ कहते हैं। इसलिए कुछ चैनल्स या प्रिंट मीडिया का नाम भी सुना होगा आपने, द वायर या वायर, इस तरह से। दैट इज द थिंग। So the wired youth in Egypt have been in the global vanguard when it comes to using communication tools as a weapon of opposition. जो wired youth था पूरे अरब वर्ल्ड का, खासतौर यहाँ इजिप्ट का,